नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसका पहले 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। 12 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड हो चुका है और आप लोग 12 में से कितना प्रैक्टिस सेट देखे हैं? तो आप लोग तो 12 के 12 ही देखे होंगे। और जो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा और वीडियो उपलब्ध है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन है? तो 100 क्वेश्चन है। आप लोग 100 में से कितने सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करना जरूरी है। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम 3 अपनी गलतियों को बताएंगे। करीब हमने 12 सेट डिस्कस किया है। 12 सेटों में करीब 5 गलती के आसपास मेरा हुआ है, लेकिन 3 तो हमें अभी याद है। एक गलती किया था कि हमने एक जगह बोल दिया है NOIS, जिसमें हमने इसका फुल फॉर्म सही बोला था NIOS। ये सही होना चाहिए था, ठीक है, ये सही होगा NIOS। और कल का जो वीडियो था, ये वीडियो नंबर 12, उसमें हमने एक जगह क्या बोला कि भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे दुनिया का क्षेत्रफल का कितना है। तो अब सबको पता है कि 2.42% है, पता है ना आप लोग सभी लोग को। लेकिन हमने क्या बोल दिया 2.24%। तो इसे ठीक कर लीजिएगा। और भारतीय उपमहाद्वीप में कितने कंट्री हैं? तो 7 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, तो इतना आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अगर जिनको जो पकड़ नहीं पाए कि ये गलती है तो इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो अगर कभी हमसे कोई गलती भी हो जाता है या कुछ भी आपको बताना है तो हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बजट 2021-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 20 के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो कितना राशि आवंटित किया गया है? तो आवंटित किया गया है इसमें 1,41,678 करोड़। कितना? 1,41,678 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो सदस्य बना है UAE, उरुग्वे, बांग्लादेश, तो सभी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गूगल क्लाउड इंडिया ने कहाँ अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है? तो दिल्ली NCR में। और पहला कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला आपके मुंबई में स्थापित किया गया, मुंबई में। और कब स्थापित किया गया था? 2017 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? तो 5.1% है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि राजकोषीय घाटा कितना है तो 6.8% है। कितना है? 6.8% है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा, गुजरात में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पर कितना लागत आएगा? तो 1,000 करोड़ रुपये आपकी लागत आएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 2021 में जो है 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण इन स्पेस, ये VVI क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिएगा, इन स्पेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इन स्पेस का नया अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो पवन कुमार गोयनका को बनाया गया है, बनाया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, क्योंकि नया बना है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर के लिए पहला प्राग कैलेंडर विकसित किया गया है? तो किस शहर के लिए? तो चंडीगढ़ के लिए। किस शहर के लिए? चंडीगढ़ के लिए जो है पहला प्राग कैलेंडर विकसित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत या अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है? तो वित्त विभाग के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वित्त विभाग के अंतर्गत जो है 6 विभाग हो गए हैं। कितने विभाग हो गए हैं? 6 विभाग हो गए हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, तो बीवीएस लक्ष्मण को बनाया गया है, बीवीएस लक्ष्मण को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा, लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा और इसकी लंबाई कितनी है, 341 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पर खर्च कितना आया, तो इस पर खर्च आया आपके 22,500 करोड़ रुपये आपके खर्च आता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यक्तित्व मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हो गया, तो वह कौन थी, तो लेखक थी, क्या थी, लेखक थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत जो है जर्मनी के साथ में समझौता किया है, किसके साथ में, जर्मनी के साथ में समझौता किया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो सबसे पहले FOIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फिर से बोलते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो भारत और जापान के मध्य, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत का स्थान इसमें 67वां रहा है और पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में आयोजित विश्व सैन्य खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, वर्ष 2023 में जो है विश्व सैन्य खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो कोलंबिया में किया जाएगा, कहाँ पर, कोलंबिया में किया जाएगा। कोलंबिया जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कोलंबिया के कहाँ पर किया जाएगा, तो बोगोटा में, कहाँ पर, बोगोटा में किया जाएगा। याद रखिएगा कब होगा, 2023 में होगा, आपसे डेट पूछ देगा या तो फिर कहाँ पर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो नव अग्रवाल और विहान को सम्मानित किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने राज तितली के रूप में जो है कैसर ए हिंद को मंजूरी दी है, तो कैसर ए हिंद को मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने जो है मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है, तो HDFC बैंक ने जो है मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश COP 28 की मेज़बानी 2023 में करेगा, तो COP 27 की मेज़बानी कौन सा देश किया है, तो COP जो 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ग्लासगो में, कहाँ पर किया गया था, ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, ठीक है। अब पूछा गया है COP 28 का मेज़बानी कौन सा देश करेगा 2023 में, तो UAE करेगा, UAE करेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात करेगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भारत का पहला घास संरक्षिका का जो उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में, उत्तराखंड के रानीखेत में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है, तो दुनिया का पहला जो है गैर लाभकारी शहर किसने लॉन्च किया है, तो सऊदी अरब ने लॉन्च किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सऊदी अरब है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो रियाद राजधानी है और मुद्रा क्या है, तो रियाल मुद्रा है, रियाल मुद्रा है और रियाद राजधानी है, रियाद, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक कौन है, तो कुलदीप यादव हैं, कौन है, कुलदीप यादव, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अश्विन पोर्टल को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो अश्विन पोर्टल को जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और किस लिए, तो आशा कार्यकर्ताओं को जो है ससमय प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के लिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और इसमें से बताना है कौन सम्मिलित नहीं है, तो उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, तो सही है।
त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस हैं, ये गलत है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर हैं। बिहार के फागू चौहान, गुजरात के आचार्य देवव्रत, तो ये सही है। बी वाला ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद मैथ है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर क्या आएगा जब सोल्व कीजिएगा तो 235 इसका आंसर आएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 27 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आपका आंसर आएगा सी। 27 का आंसर क्या आएगा? सी आएगा। कितना आएगा? इस यहाँ पर आपके आ जाएगा 20 और 24/5 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है 28 का आंसर क्या आएगा? तो 10% आएगा। और 29 का क्या आएगा? जो 29 है, 29 का आप क्या आएगा? 28%, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 30 है, 30 का आंसर क्या आएगा? जो 1 सेकेंड, जो 30 है उसका आंसर क्या होगा? तो 30 का आपके डी होगा, ठीक है, डी होगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसमें से कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक के किस जिले में कॉफ़ी की पैदावार सर्वाधिक होती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में जो है कॉफ़ी का पैदावार सर्वाधिक होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि कर्नाटक के और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जैसे कि हसन डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, चिकमंगलूर, उसके बाद है शिमोगा याद रखिएगा, क्षेत्र को पूछा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप जो है देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो सही बात है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। कर्क रेखा को जो है 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है। नेक्स्ट है शिवालिक का विस्तार है, जो शिवालिक है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो शिवालिक का जो विस्तार है पोतवार बेसिन से लेके तीस्ता के मध्य तक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। और सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पौधा मरुद्वैंध है? तो इसमें जो है करील जो है मरुद्वैंध पौधा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका और भी उदाहरण है, जैसे कि बबूल है, कैक्टस है, बबूल कैक्टस, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो मूंगफली उत्पादन में जो पहला स्थान गुजरात को मिलता है। किसे? गुजरात को पहला स्थान मिलता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा स्थान किसे मिलता है? तो दूसरा स्थान राजस्थान को मिलता है। और तीसरा स्थान किसे मिलता है? तो तमिलनाडु को मिलता है तीसरा स्थान। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें से कौन सी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अमरावती किसकी सहायक नदी है? ये आपकी कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है। जबकि तुंगभद्रा, मालप्रभा ये सब कृष्णा की सहायक नदी हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कोयना नदी और मूसी नदी भी जो है, कोयना नदी और मूसी नदी भी आपके कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि सहायक कौन नहीं है? अमरावती सहायक नदी नहीं है। अमरावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी हैं। ये दोनों नदी कहाँ जाके गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जनसंख्या कितनी पाई जाती है पूरे भारत की? तो 8.6% पाई जाती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हिंद महासागर, इसे कीजिएगा अरब सागर। अरब सागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए होर्मुज, होर्मुज जल संधि जो है किसे जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी को जो है ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। एक साइड आपके फारस की खाड़ी है और इस साइड आपके ओमान की खाड़ी है और बीच में होर्मुज है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो रंगराजन जो समिति है उसका संबंध है भुगतान संतुलन से, भुगतान संतुलन से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? तो राष्ट्रीय आय, जितना भी आपके राष्ट्रीय आय है, एक सेकंड, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। ठीक है, जितना राष्ट्रीय आय है और देश की कितनी आबादी है उससे अगर भाग दे दीजिएगा तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो कुल बचत पर। किस पर? कुल बचत पर निर्भर करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1992 को, 12 अप्रैल 1992 को। नेक्स्ट है गरीबी हटाने पर बल पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर का संबंध है, तो जो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से, किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे हरे पौधों को लगाया जाएगा ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट के तहत, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान तीसरा है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान यूएसए का, अमेरिका का है। तीसरा स्थान अपना देश भारत का है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? तो भारत में नई वन नीति 1988 में लागू किया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनों के संरक्षण हेतु वन संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो 1980 में आता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है जिसको मानव बनाता है? तो बगीचा, जबकि तालाब, वन और झील ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक हैं, जबकि बगीचा क्या है? कृत्रिम है, इसे बनाया गया है इंसानों के द्वारा। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत से पारित होता है। आपको याद रखना है, साधारण बहुमत से पारित होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो। ठीक है, राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति किसी मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता का उल्लेख है और इसके तहत जो है राष्ट्रपति किसी मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय सबके सलाह ले सकते हैं।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जो सलाह देंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्न में से किसका ऊपर से पहला स्थान है, किसका जो है ऊपर से पहला स्थान है। तो सबसे पहला स्थान पर कौन है, राष्ट्रपति हैं, दूसरे पर उपराष्ट्रपति हैं, तीसरे पर प्रधानमंत्री हैं, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल हैं, और 5 में जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं उप प्रधानमंत्री, 6ठा में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसमें से देख लीजिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये आपके 6ठे पर आ जाएंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति ये 5वें पर आ जाएंगे, राज्यों के राज्यपाल पहले स्थान पर आ जाएंगे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ये आपके 7वें स्थान पर आ जाएंगे। तो इसमें से क्या पूछा गया है कि वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्न में से किसका ऊपर से जो है पहला स्थान है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। इसमें आपको याद रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो है सदस्यों की आयु सीमा को जो है 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया, तो 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह भारत की देन है, तो यह सही है। यह 1962 ईस्वी से जारी है, तो ये भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे आपके कथन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने पर अधिकतम कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो प्रोटेम स्पीकर को जो है भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, भारत को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका काम क्या होता है, जो भी नए मेंबर चुन के आते हैं उनका शपथ दिलाना उनका काम होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। और जो प्रस्ताव पारित कब हो गया था, मतलब स्वीकृति, इसको स्वीकृति कब मिल गई थी, तो स्वीकृति इसको जो है 12 जनवरी 1947 को, 12 जनवरी 1947 को जो है स्वीकृति मिल गया था, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया, तो जो जूनागढ़ रियासत है उसको जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया था, जनमत संग्रह के माध्यम से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को मिलाया गया था, विलय पत्र जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया, 8वीं अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर आपको बता देते हैं जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके माध्यम से जो है लिख लीजिएगा कोकनी, मणिपुरी,
एक सेकेंड, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, 3 भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है 4 भाषा को जोड़ा गया। पहला है मैथिली, दूसरा है संथाली, तीसरा है डोंगरी, चौथा है बोडो। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जरूर नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। इसमें से कौन जो है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम करता था? तो उग्र करता था। कौन करता था? उग्र करता था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बाजपति था, इसका क्या काम था? तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था बाजपति। जो स्पष्ट से ये क्या था? तो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। जिस तरीके से हमारा इंटेलिजेंस है उस प्रकार से था। उसके बाद रत्नी जो है सूत, रथकार, वे कम्मादी नामक अधिकारी को कहा जाता था रत्नी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? तो द्वितीय क्रम के जो प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अजीतनाथ। क्या नाम था? अजीतनाथ। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संभवनाथ हैं ये किस नंबर के हैं? तो तीसरे नंबर के हैं। तीसरे नंबर के हैं। और पहले नंबर के कौन है? तो ऋषभदेव हैं पहले नंबर के। ऋषभदेव पहले नंबर के हैं। उसके बाद है अरिष्टनेमी, ये किस नंबर के थे? तो ये आपको याद रखना है, ये 22वें नंबर के थे। 22वें नंबर के थे। और 23वें नंबर के कौन थे? तो 23वें नंबर के थे पार्श्व। कौन थे? पार्श्व। और 24वें नंबर कौन है? महावीर। ये नोट कीजिएगा। इसका पहले बीपीएससी जो है संभवनाथ के बारे में पूछा था। बीपीएससी जो है संभवनाथ के बारे में पूछा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी? तो उपनिषद से मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो छठा शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा शिलालेख में क्या लिखा गया है? तो भेरी घोष की जगह जो है धम घोष की घोषणा की गई है। और उसके बाद 11वां शिलालेख, इसमें क्या लिखा गया था? तो धम की जो धम है उसकी व्याख्या की गई थी। अशोक का धम था, धर्म नहीं धम, यहाँ पे लिख देते हैं हम धम, ठीक है। और 7वां अभिलेख में क्या लिखा गया था? तो जो 7वां अभिलेख है इसमें 7वां और 8वां दोनों में, ठीक है, 7वां और 8वां दोनों में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया था 7वां और 8वां अभिलेख में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो कौन था? उज्जैन था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है गुप्त काल के बारे में पहला पॉइंट है कि गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। उनके जो अभिलेख थे उसमें दिनार बोला जाता है। उसके बाद जो सेकेंड वाला है गुप्त काल में जो है बलात् श्रम, ध्यान रखिएगा, बलात् श्रम जो है राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता है। इसे पूछा जा सकता है और इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? तो इल्तुतमिश ने। किसने जारी किया? इल्तुतमिश ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के द्वारा किस किस चीज़ की स्थापना की जाती है? तो पहला है कुतुब मीनार के जो निर्माण है उसे पूरा करवाया जाता है। उसके बाद एकता प्रणाली चलाई जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 40 गुलाम सरदारों का गठन, मतलब 40 दल का गठन किया जाता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन कौन करता है? तो इल्तुतमिश करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन कौन करता है? तो इल्तुतमिश करता है। नेक्स्ट है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था? यह फारस का निवासी था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया? जो अकबर जो है हरम दल से अपने को पूर्णतः
मुक्त कब कर लेता है? तो 1562 को। कब कर लेता है? 1562 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि अकबर के द्वारा जो है तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया था? तो 1563 में। जजिया कर कब समाप्त किया गया था? तो 1564 में। इबादत खाना की स्थापना कब की गई थी? 1575 में। मजहर की घोषणा कब की गई थी? 1579 में। इलाही संबत की शुरुआत कब किया गया था? 1582 में। इतना आपको याद रखना है अकबर के बारे में। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है ए ला सपाल के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। ए ला सपाल की संधि के माध्यम से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? तो किसके समय में लड़ा गया? तो लॉर्ड एम हर्स्ट के समय लड़ा गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब से कब तक लड़ा गया? तो 1824 से 1826 तक लड़ा गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो किसके द्वारा बोला गया था? तो टी.आर. होम्स के द्वारा बोला गया था। टी.आर. होम्स के द्वारा बोला गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बी.डी. सावरकर के द्वारा क्या बोला गया था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। जो डिजरायली हैं इनके द्वारा क्या बोला गया था? कि राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। जबकि L.E.R. रीच के द्वारा क्या बोला गया था? बोला गया था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है सर्वप्रथम नेताजी हिटलर के द्वारा बोला गया था। हिटलर के द्वारा। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि देश नायक की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक यहाँ पर लिख देते हैं हम देश नायक की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। जबकि जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है? तो नोट कीजिएगा, पूछा जाता है महाराज खेतरी के द्वारा। किसके द्वारा? महाराज खेतरी के द्वारा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसके द्वारा बोला गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को किसके द्वारा दिया गया है? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य हैं? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य हैं। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग आया था। तो सही है। भारतीयों को सत्ता ट्रांसफ़र करने पर विचार कैबिनेट आयोग, ये भी सही है। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग, ये भी सही है। तो सारे के सारे आपके सही है। सार्जेंट आयोग कब आता है? तो 1944 में आता है। ठीक है, सार्जेंट आयोग। और जबकि क्रिप्स आयोग कब आता है? जो क्रिप्स आयोग का गठन कब होता है? तो 1942 में। 1942 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी सही हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। पुष्पों का अध्ययन क्या बोला जाता है? जो पुष्प होते हैं उनका अध्ययन क्या बोला जाता है? तो एंथ्रोलॉजी बोला जाता है। फसली पादपों का अध्ययन क्या बोला जाता है? तो एग्रोनॉमी बोला जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या बोला जाता है? तो पैलियोबॉटनी बोला जाता है। पैलियोबॉटनी बोला जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है RH वेट टेकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन वर्गों में वर्गीकृत किया गया था 5 वर्ग में? तो पहला था मुनेरा, दूसरा आपका है प्रोटेस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और 5वां है जंतु। नेक्स्ट है बर्फ़ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है क्रिप्टोफाइट्स। क्या बोला जाता है? क्रिप्टोफाइट बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल का अध्ययन क्या बोला जाता है? तो फाइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रासायनिक संगठक में सर्वाधिक उपस्थित रहता है। तो सर्वाधिक क्या उपस्थित रहता है? तो प्रोटीन सर्वाधिक उपस्थित रहता है। कितना % इसका मात्रा होता है? 67.70% इसकी मात्रा होती है। ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि
फास्फोलिपिड इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 25% होता है। जो आरएनए इसका मात्रा कितना होता है? 0.5% होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाए, और डीएनए नहीं होता वहाँ पर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो करीब 55% भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। कितना? 55% भाग जो करीब आपके प्लाज्मा होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से जो है किलोसिस रोग होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्र, कौन होता है? पेलाग्र रोग होता है। उसके बाद B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग और अनिद्रा आता है। ठीक है, मतलब नींद नहीं आता है। उसके बाद है विटामिन के की कमी से जो है हीमोफीलिया होता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है। नेक्स्ट है कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव खोपड़ी में जो है कुल 29 अस्थियां होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है, जो 14 जो हड्डियां होती है चेहरे की आधारित संरचना का निर्माण करती है। जो 14 हड्डियां होती है चेहरे की आधारित संरचना का निर्माण करती है, जबकि जो 8 जो हड्डी होती है संयुक्त आपके एक तरीके से परस्पर जो है संयुक्त होकर कपाल का निर्माण करती है 8 हड्डी। और उसके बाद जो 6 अस्थियां होती है ये दोनों कानों के भीतर स्थित होती है 6। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन जो है छोटी आंत में स्रावित होता है? तो देख लीजिए, इसमें से सभी के सभी आपके स्रावित होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो एल्कोहल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो कांच का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो क्यूप्रस लवण के कारण होता है, क्यूप्रस लवण के कारण होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे के निर्माण में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो धूप के चश्मे के निर्माण में जो है ब्रुक्स कांच का प्रयोग होता है, ब्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके तत्व है और एक साइड आपके अनुप्रयोग है। ठीक है, तो देख लीजिए, यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर उपचार। आयोडीन का समस्थानिक गलगंड का उपचार। रेडियम का समस्थानिक द्वितीय कैंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है? तो किस समूह को जो है आवर्त सारणी में जो है उत्कृष्ट गैसों का समूह बोला जाता है? तो समूह 18 को। और उत्कृष्ट गैस कौन कौन होते हैं इसे नोट कीजिएगा आप लोग, पूछा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में फिल्म के अस्थायीकरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो है फिल्म के अस्थायीकरण के लिए जो है सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा क्वेश्चन को देख लीजिए, फोटोग्राफी में फिल्म के अस्थायीकरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो जो सिल्वेनाइट है ये गोल्ड का अयस्क है। किसका? गोल्ड का अयस्क है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी है, सी।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है इसमें कि रूबी सिल्वर तथा हॉर्न सिल्वर ये किसका अयस्क है, तो सिल्वर का अयस्क है। नेक्स्ट है कि जी गुरुत्व आकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य नहीं है, इसमें से कौन सा कथन आपकी गलत है। तो देख लीजिए, यह एक सदिश राशि है, तो आपको याद रखना है ये एक सदिश राशि नहीं है, तो ये क्या है, ये आपके एक अदिश राशि है। तो बी वाला आपके गलत हो जाएगा, बाकी सही है। नेक्स्ट है कि गर्म करने पर निम्न में से किसमें सबसे कम वृद्धि होती है, तो इसमें से सबसे कम वृद्धि किसमें होता है, तो ठोस में जो है सबसे कम वृद्धि होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, इसमें से कौन सा आपके जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो भूकंपीय तरंगों में यश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का और कौन कौन से उदाहरण है, तो पहला है अस्थिर जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंग, दूसरा प्रकाश तरंग, तीसरा देख चुके हैं भूकंपीय तरंग, चौथा सितार, बीना, गिटार आदि द्वारा उत्पन्न तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, तो गामा किरण का, किसका, गामा किरण का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गामा किरण है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो बैकू आप लिख देते हैं, बैकू रेल के द्वारा। ठीक है, बैकू रेल के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैगनी का विचलन सर्वाधिक होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और 1 अगस्त को जो है विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वायुसेना के जो है दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो गांधीनगर में स्थित है। कहाँ पर, गांधीनगर में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो ये वायुसेना है, वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड कहाँ पर स्थित है, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में स्थित है। साथ में ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। अगर पूछेगा कि पश्चिमी कमांड कहाँ पर स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और केंद्रीय कमांड कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में। कहाँ पर, केंद्रीय कमांड कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में। ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। देश और संसद का नाम है, अफगानिस्तान को संसद को क्या बोला जाता है, तो सोरा बोला जाता है। जापान की संसद को क्या बोला जाता है, डाइट बोला जाता है। नॉर्वे की संसद को क्या बोला जाता है, तो अस्टोटिंग बोला जाता है। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4-3-2-1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर देखिए कहीं भी किसी भी अगर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका हम समाधान निकाल लेंगे। ठीक है, अगर गलत रहेगा तो हम बता भी देंगे कि हाँ ये गलत है, अगर नहीं है तो वो भी बता देंगे गलत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।